नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ आप राजीव रंजन जी को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव जी, मैं सीधे ये सवाल पर आऊंगा कि एक तरफ ट्रम्प साहब चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देखिए सीज फायर करवा रहे हैं, लेकिन सीज फायर असल में हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमले तो लगातार जारी हैं। दूसरी बात यह है कि आप हमला कर देते हैं और उसके बाद सीज फायर चिल्लाने लगते हैं। क्या आप ईरान से इतना डर गए थे? क्या आपको लग गया था कि आप जो है ईरान पलट कर ऐसा हमला करेगा कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कहीं पर, तो आप सीज फायर करवा देते हैं? क्या वजह है, क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी आपका। और आपने एकदम सही पकड़ा, यही स्ट्रैटेजी है कि भाई पहले आप हिट कर दो, हिट एंड रन जो है, मार के भाग जाओ और उसके बाद बोलो कि अब शांति चाहिए, अब हम शांति की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे एक जोक जो है बहुत तेजी से फैल रहा है कि बुजुर्गों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई कौन से बुजुर्ग की बात कर रहे हो, एक 86 साल का है, एक 78 साल का है। तो जो है वही सिचुएशन जो है यहाँ पे है। डोनाल्ड ट्रम्प भी कोई यंग नहीं है और ना ही आपके जो है खमनई जी हैं। पर कहने का अर्थ है कि एक 86 साल के व्यक्ति ने दिखा दिया कि एज कोई फैक्टर नहीं होता। 86 इयर्स की एज में ये ग्रिट, ये डिटर्मिनेशन, ये जुझारूपन, ये फाइटिंग स्पिरिट, ये शायद ही बिरले ही कोई पॉलिटिकल आपको कैरेक्टर में वर्ल्ड ओवर ग्लोबली नजर आएगा। तो आपने सही बोला, जो ईरान ने अपना जुझारूपन दिखाया है और जिस तरीके से ईरान की लीडरशिप ने प्रतिकार किया, प्रतिरोध किया इजराइल की दादागिरी का, जो वन साइडेड इजराइल ने अटैक किया, वो किसी ने भी वेस्टर्न वर्ल्ड में सोचा नहीं था। ना ब्रिटेन ने, ना ही यूएसए ने, ना ही इजराइल ने, ये जितने भी फ्रांस, किसी भी राष्ट्र ने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ईरान जो है वो पलट के वार करेगा और ऐसा वार करेगा कि इजराइल के अंदर में त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा। देखिए, ये भारत का गोदी मीडिया और अमेरिका में फॉक्स टीवी और जितने जो वहां के एस्टैब्लिशमेंट चैनल्स हैं, ठीक है, ये सब मिलके एक ऐसी हवा बना रहे हैं कि इजराइल का अपर हैंड रहा इस वॉर में। पर जब आपके खुद के शहरों से लोग ट्रोव्स में, झुंडों में बाहर देश छोड़कर भागने के लिए जो है आमादा हो जाए, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपने उनकी दुखती हुई रग पे जो है उंगली रख दी है। आज तक इजराइल ने जितने भी वॉर लड़े हैं, ये सारे वॉर्स बॉर्डर पे मेनली लड़े गए हैं। इजराइल के अंदर में सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, पर इस तरीके से मिसाइल अटैक रिहायशी एरियो में, रेजिडेंशियल एरिया में कभी भी इजराइल ने नहीं सोचा था। तो ये जो इजराइल और अमेरिका का जो एक आकलन था कि भाई वो, उनको आइडिया नहीं था कि ईरान की मिसाइल जो है उनके पास में ये मारक और ये पोटेंसी वाली जो है वो मिसाइल्स हैं। उनको लगा कि भाई हमारे पास में आयरन डोम है, इट इज सफिशिएंट है ना, ये रोक लेगा जितने भी वहां से मिसाइल छोड़ी जाएगी, वो सारी मिसाइलों को यहाँ पे आयरन डोम रोक देगा। परंतु आयरन डोम की भी अपनी लिमिटेशंस जो हैं वो इस वॉर के अंदर में खुलकर सामने है। तो इजराइल का जो प्रोटेक्शन था वो एक तरीके से बिखरा। वहीं दूसरी तरफ जो कल ईरान ने किया, कि ईरान ने बोला कि भैया अब अमेरिकी सेफ नहीं है, अब जो अरब देशों में अमेरिका के जो बेसेस हैं, वो जो डिफेंस बेसेस हैं, आर्मी के जो बेस हैं, एयरफोर्स के जो बेस हैं, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ये आर्मी और एयरफोर्स तो दूसरों को सुरक्षा मुहैया करा रही है, दूसरों को सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है। अब ये आर्मी और एयरफोर्स को कौन सुरक्षा प्रोवाइड करेगा? तो अमेरिका के जो राजनीतिक, जो आप समझ लीजिए कि जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है, उनको ये समझ में आया कि हम अपने 50,000 सैनिकों को जो है वो किसी भी तरीके की समस्या में नहीं डाल सकते। जिस तरीके से कल सीरिया में, कल हमने प्रोग्राम भी किया था कि कल दोपहर में सीरिया के बेसिस पे अटैक हुआ, फिर हमने देखा कि रात में कतर में भी अटैक हुआ और एक दो जगहों पे जो है वो अटैक की न्यूज आई है, ठीक है, कि ईरान ने जो है मिसाइल छोड़ी है। तो ईरान ने जो है अपने जो उनके मजबूत इरादे हैं वो इस अटैक से दिखा दिया था कि हम ना अमेरिका से डरते हैं, ना हम घबराते हैं या डरते हैं इजराइल से। और इस पूरे युद्ध के अंदर में ईरान की छवि बहुत ही खिल के उभरी है
पूरे मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो है वो ईरान की छवि जो है, आप पहले ईरान से घबराते थे, सऊदी अरबिया और दूसरे राष्ट्र, अब ये और घबराएंगे। और घबराने का एक कारण है, आप हिमांशु जी समझिए, ऑब्जेक्टिव क्या था। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये युद्ध जो आरंभ किया अमेरिका ने या इजराइल ने, तो इन्होंने पाया क्या, ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव आपके दो थे। पहला ये कि ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता को पूर्ण तरह जो है उसका विनाश कर देना, और दूसरा ये कि वहां पे रिजीम चेंज करना। आपने अटैक करके आपको समझ में आ गया कि भैया रिजीम कोई चेंज होने नहीं वाला, वहां के लोग कोई सड़कों पे नहीं है, उल्टा वो आयतुल्लाह खमेनी के साथ में खड़े हो गए, तो रिजीम चेंज का इनका सपना टूट गया। जो इजराइल ने नतान्स पे हमला किया था, उससे ये लगा कि भाई, उससे जो इनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिला, उससे समझ में आया कि ईरान को 10% भी जो है वो हानि नहीं हुई है। इसीलिए अमेरिका बीच में आया। B-2 बॉम्बर्स जो है वो इसलिए आया कि भैया फुर्दोस और आसफाहान की जो इनके न्यूक्लियर साइट्स है उनको नष्ट किया जाए। परंतु जो अब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में भी आ रहा है, पब्लिश हो रहा है, कि भाई पूरी तरीके से जो है ये सेफ है, जो भी इनके न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स है, क्योंकि इन्होंने पहले ही वहां से शिफ्ट कर दिए थे, ट्रांसपोर्ट कर दिए थे। तो अमेरिका को ये समझ में आ रहा है कि भाई जो ऑब्जेक्टिव था वो दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है, दोनों में से किसी भी उद्देश्य में वो सफल नहीं हुए। उल्टा इजराइल जो उनका क्लाइंट स्टेट है वो समस्या में आ गया, वहां पे मिसाइल जा रही है। और ना केवल इजराइल बल्कि जो दूसरे क्लाइंट स्टेट्स हैं, सऊदी अरबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, कतार हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, और अब बशर के जाने के बाद सीरिया हो गया, इन सब के ऊपर में जो है ईरान के हमले जो है इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो अमेरिका को लगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हम अपने क्लाइंट स्टेट्स जो हैं इनको भी समस्या में डाल रहे हैं। तो बेहतर यही समझा कि भैया सीज फायर कर लिया जाए। तो उनको जो बदमाशी, जो गुंडागर्दी करके आज तक काम कर रहे थे, वो काम उन्होंने ईरान में करके देख लिया। उनको समझ में आ गया इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली, इसलिए वो लोग जो है वो पीस 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 चिल्लाने लगे और निगोशिएशन टेबल पे बैठ। जी हिमांशु। राजीव जी, ट्रम्प साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्रम्प साहब हर बार वॉर क्रिमिनल्स को क्यों बचा रहे हैं? हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, पुलवामा का जो घटना हुई, या फिर पहलगाम की जो घटना हुई, माफ कीजिएगा, उसमें हमारे निर्दोष लोग मारे गए। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकी हैं या फिर ठिकाने हैं उनको हमने टारगेट करना जैसे ही शुरू किया, जैसे ही पाकिस्तान गिड़गिड़ाने की स्थिति में घुटनों पर आया, तुरंत ही सीज फायर करवा दिया गया ट्रम्प की तरफ से, ये कहकर कि हम देखिए ट्रेड डील का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में जब वॉर हो रहा है, तो एक तरह से जब हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान, तब उस वक्त नेतन्याहू को बचाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए ट्रम्प साहब फिर बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई सीज फायर कीजिए और लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है। तो ये वॉर क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश ट्रम्प कर रहे हैं क्या? देखिए, ट्रम्प साहब को चाहिए नोबेल प्राइज, और वो तो खुल के कई बार बोल चुके हैं कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। समस्या ये है, या सवाल ये है कि भाई ट्रम्प अगर शांति का जो है संदेश या पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है, राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व, वो क्यों माना? आज देखिए, आपने भी अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कहा कि सीज फायर की बात हो रही है, उसके बाद भी आक्रमण तो जारी है ही। तो ऐसी इंडिया ने क्यों आक्रमण बंद कर दिए? डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना कि सीज फायर कर रहे हैं, वो इंडिया के ऊपर में बाइंडिंग कैसे है? भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो नहीं बोला। तो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी शो करता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर। अमेरिका होता कौन है भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का अनाउंसमेंट करने वाला? ये हमारे नेतृत्व की कमी है। वो नेतृत्व जो ओबामा करके पुराने प्रधानमंत्री को चिढ़ाते थे, अब इतिहास के पन्नों में इनके नाम को लेकर चिढ़ाया जाएगा, और हमेशा चिढ़ाया जाएगा। ये जो नरेंद्र से सरेंडर इनको लोग बोलने लग गए हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट कारण ही है कि आपके पीछे जब पूरा का पूरा देश खड़ा हो गया था, जब सारी विपक्षी पार्टियां आपके साथ में खड़ी हो गई थी, जब पूरा देश बोल रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, उस वक्त में आपने जो है 4 दिन के अंदर में सीज फायर की घोषणा कर दी। अरे आपसे अच्छा तो ईरान है, 12 दिन लड़ा, और 12 दिन अकेले इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ा, वो इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ लड़ा, और उसने अमेरिका के भी बेसिस पे हमला किया।
ये इससे तो हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व को जो है सीख लेनी चाहिए, इनको सबक लेना चाहिए। सिर्फ बड़े बड़े भथोड़ेबाजी भाषण करने से कोई आदमी विश्व गुरु नहीं हो जाता, या कुछ चंद जो है मीडिया के कर्मियों को जो है उनके ऊपर में चांदी के सिक्के फेंक के आप विश्व गुरु नहीं बन जाते हो। विश्व गुरु बनने के लिए एक्शंस जो है आपके वर्ड्स के साथ मैच करने चाहिए। यदि आप बोल रहे हो कि मैं विश्व गुरु हूं, तो विश्व गुरु वाली आप हिम्मत दिखाइए, वो शक्ति प्रदर्शन कीजिए। जब पूरा देश आपके साथ में था, उस टाइम में आपने अपने कदमों को पीछे खींचा। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, और ये हमेशा एक बहुत बड़ा ब्लॉट रहेगा इस शासन के ऊपर में, कि जब पूरा देश संग्राम के लिए तैयार था, उस वक्त में नरेंद्र मोदी जो है वो पीछे क्यों हटे, अमेरिका की दखल को उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया। और ना केवल एक बार, बल्कि जिस दिन हमारे विदेश सचिव मिस्त्री साहब ने कहा कि 35 मिनट मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात किया है और उनको खरी खरी सुनाई है, उस दिन भी ट्रंप ने जो है बोला कि मैंने जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा है। तो आपको तो बार बार बेइज्जत किया जा रहा है। इतनी बार बेइज्जत बेआबरू होने के बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार पलट के जो है वो क्यों नहीं अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जैसे ईरान दे रहा है। मैं हमला करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट वर्बली तो आप जो है अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते हो। आपके सचिव वचिव आके बोल जा रहे, प्रधानमंत्री जो इतनी बातें करते हैं, हर दिन जो है नए नए भाषण जो है लेके आ जाते हो और नई नई रैलियां करते हैं, ये क्यों नहीं अमेरिका के ऊपर में बोल रहे हैं कि ये सारी बातें जो है झूठी हैं। मैंने पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर किया, वो सीज फायर जो है पाकिस्तान की कमजोरी और पाकिस्तान के क्षमा याचना के बाद किया है, ऐसा बोलना चाहिए। फिर सवाल उठेगा कि भैया आपने फिर बदले में क्या मांगा? ना तो आतंकवादी आए, ना दाऊद इब्राहिम आया, ना कोई और दूसरे तरीके का कमिटमेंट लिया गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल हुआ? जो हम अभी ईरान इजराइल के युद्ध में ऑब्जेक्टिव्स का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये एनालिसिस तो भारत और पाकिस्तान के ऊपर भी फिट बैठता है कि भाई ऑब्जेक्टिव आपने क्या फुलफिल किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों का शीर्ष नेतृत्व कमजोर है, इसलिए मैं पहल करूंगा तो ये दोनों के दोनों मानेंगे। उसका उन्होंने फायदा उठाया। ऐसे ईरान और इजराइल में इनको समझ में आ रहा था कि बिना अमेरिका के मदद के नेतन्याहू साहब जो है बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं सकते इस युद्ध में। तो उन्होंने पहल की। ये अयतुल्ला खमेनी या ईरान का बड़प्पन मान लीजिए कि वो लोग, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अब देखना ये होगा कि ये सीज फायर कितने दिन चलता है, कितने दिन दोनों देश जो है सीज फायर को रेस्पेक्ट करते हैं। जी हिमांशु। नहीं नहीं बिल्कुल राजीव जी, मैंने वॉर क्रिमिनल्स वाला सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि इस सीज फायर से किसे क्या मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि वॉर क्रिमिनल्स को ही फायदा हो रहा है। इधर पाकिस्तान को फायदा हो गया क्योंकि वो पूरी तरीके से खत्म होने से बच गया। इधर हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि आयरन डोम कब तक पूरे देश को सुरक्षा दे, बताओ उसकी भी एक क्षमता है ना। बताया जा रहा था कि वो शुरुआत में जब 100% था, उसके बाद वो 65% तक ही उसकी क्षमता बची थी, और धीरे धीरे करके उसकी भी एक क्षमता है वो कम होती जा रही थी। और ईरान ये कह रहा था कि हमने अभी बहुत बड़ी मिसाइल अभी दागी नहीं है। और जब बड़ी मिसाइल दागना शुरू हुआ तो किस तरह से हाहाकार इजराइल में मचा, हम सभी ने देखा। ट्रम्प बीच में आकर इसीलिए बीच बचाव कर रहे हैं, सीज फायर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि सीज फायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सीज फायर हुआ तो इजराइल को फिर से रिकवर करने का मौका मिल जाएगा। और क्या वही हालात बन रहे हैं? सीज फायर तो भी बहाना है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन बाद फिर से वही हालात बनने वाले हैं। बस इजराइल अपने आप को रिवाइव करने के लिए ये समझिए चाल चल रहा है, और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। एकदम सही बोला आपने। मुझे भी ऐसा ही अंदेशा है कि ये सीज फायर जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था 2 हफ्ते बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमला करना है कि नहीं करना, और 2 दिन के अंदर हमला कर दिया। तो आप इजराइल और अमेरिका की बातों का जो है वो किसी भी तरीके से उन पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अमेरिका पहले भी इराक के मामले में बोल चुका है कि न्यूक्लियर वेपन्स पे, और कोई न्यूक्लियर या केमिकल वेपन्स इराक में निकले नहीं, और सद्दाम हुसैन की रिजीम को इन्होंने चेंज किया। तो ये इजराइल और ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनकी बातों पे भरोसा करना जो है बहुत ही मतलब ये डबल एज स्वॉर्ड है। आप इनकी बातों पे ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते हैं। परंतु जहां तक आप बोल रहे हैं कि ईरान क्यों मान रहा है, देखिए मुझे ऐसा लगता है इसमें ड्रैगन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो
जो ईरान को सपोर्ट चाइना से मिलना चाहिए था या जो मिल सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपोर्ट जो है वो चाइना से शायद मिला नहीं होगा या चाइना ने उतना उत्साह दिखाया नहीं होगा, क्योंकि चाइना खुद अपनी एक तरीके से आप कह लीजिए कि अपनी इंटरनल इकोनॉमी से जूझ रहा है। वहाँ रियल स्टेट में मैसिव डिफ्लेशन है, बैंक्स की हालत भी जो है वो काफी खराब है। वहां पे कई सारे जो रियल स्टेट फंडिंग करते थे। तो देखिए, जब तक युद्ध लड़ने के लिए आपको सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए आपको असला चाहिए और युद्ध लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए। ईरान के जो है सबसे बड़े दो सपोर्टर कौन है? एक रशिया है, दूसरा चाइना है। रशिया खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ में, और वो सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, ये पूरे के पूरे एडवांस कंट्रीज जो हैं, है ना, वो सब यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। तो रशिया जो है अमेरिका से लेके, ब्रिटेन से लेके, जर्मनी, इटली, जितने भी यूरोपियन यूनियन के नेशंस है, सब के सब यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है। उन सब के खिलाफ अकेले रशिया लड़ रहा है। तो रशिया इस हालत में नहीं है कि वो फाइनेंशियली ईरान को बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। तो पूरा का पूरा भार जो है वो ड्रैगन के ऊपर आ गया था। ड्रैगन ने, मुझे लगता है कि शायद ईरान को समझाया होगा कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे से चल के न्योता आया है सीज फायर का, है ना। तो अभी ये खुद से होके सीज फायर का न्योता दे रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में एक संदेश जाएगा कि ईरान और इजराइल कहीं ना कहीं, इजराइल और अमेरिका कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं, और ईरान ने बड़प्पन दिखा के जो है सीज फायर को एक्सेप्ट किया है। तो हो सकता है कि ये ड्रैगन के समझाने के कारण या चाइना की पहल पे हो सकता है कि ईरान ने माना हो, क्योंकि फाइनेंशियल फंडिंग तो आपको चाहिए। आप बिना फाइनेंशियल बैकिंग के, फाइनेंशियल फंडिंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरा और जो मैं देख रहा हूं कि अमेरिकन मीडिया और बाकी जगहों पे चल रहा है, वो ये है कि अमेरिका ने ईरान का डिफेंस, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको कंप्लीटली हैक कर लिया। तो ईरान जो है वो किसी भी तरीके से, ईरान का एयरफोर्स जो है वो पूरी तरीके से विफल हो गया। और ईरान के पास में नेवी तो है ही नहीं, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नेवी नहीं है। मतलब वो अमेरिका के मुकाबले तो बिल्कुल कुछ भी कहीं स्टैंड नहीं करती है। तो ले दे के बच जाता है आर्मी। अब आर्मी भी आप कैसे डायरेक्टली लड़ोगे? बीच में इराक आता है, बीच में जॉर्डन आता है, कई देश आते हैं। तो इजराइल और ईरान का डायरेक्ट कांटेक्ट तो होगा ही नहीं। तो ये ज्यादा ईरान अटैक मिसाइल के थ्रू कर सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ईरान को भी समझ में आ गया होगा कि हमने इजराइल को मैसिव डैमेजेस पहुंचाए हैं, और अगर ये खुद से होके आगे आके पहल कर रहा है कि भैया शांति समझौता किया जाए, तो ईरान को लगा होगा कि अभी हमारा अपर हैंड है, हम शांति समझौता कर लेते हैं। तो यही बात वेस्टर्न मीडिया में भी चल रही है कि ईरान के पास में ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि उनके पास स्ट्रांग नेवी नहीं है, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से हैक कर लिया गया। तो एयरफोर्स भी काम नहीं कर रहा है, और आर्मी लड़ नहीं सकती, क्योंकि बीच में कई देश हैं, इराक, जॉर्डन टाइप देश आ जा रहे हैं। तो ईरान और इजराइल की आर्मी का डायरेक्ट फाइट भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो सिर्फ ये मिसाइल के ही आक्रमण हो सकते थे। तो वो मैसिव डैमेज ऑलरेडी इजराइल को पहुंचा चुका है ईरान। तो मुझे लग रहा है कि शायद उसको लगा होगा कि ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लिया। जी हिमांशु। अच्छा, ट्रम्प साहब का एक बयान है वो मैं उस पर जरूर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ट्रम्प साहब जो है पहले तख्ता पलट की बात कर रहे थे, और कि हमको लोकेशन पता है खामनेई की, कहाँ पर है, क्या है, मतलब वो एक तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे थे। उनका बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि मैं तख्ता पलट नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सब कुछ जल्द से जल्द शांत हो जाए। तख्ता पलट होगा तो अशांति फैलेगी, और हम इतनी अशांति नहीं देखना चाहते हैं। वो देश जो ईरान पर जाकर अटैक कर रहा है, बाकायदा लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है, इजराइल और ईरान के बीच में। अमेरिका जबरदस्ती कूद रहा है उसमें, अशांति फैलाने की, इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और फिर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं 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 भाई, हम तो शांति चाहते हैं, और तख्ता पलट होगा तो और भी ज्यादा छींचा लेदर हो जाएगी। मतलब क्या है माइंडसेट? कोई मतलब सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं क्या ट्रम्प साहब? क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप फॉक्स न्यूज का देखेंगे, जो कि कंप्लीटली रिपब्लिकन पार्टी के व्यू को जो है रिप्रेजेंट करती है, जैसे इंडिया में गोदी मीडिया जो है वो भाजपा और मोदी सरकार का माउथपीस बना है, तो वैसी फॉक्स न्यूज क्या दिखा रहा है? फॉक्स न्यूज में कहा जा रहा है कि ईरान के जितने भी टॉप जनरल्स हैं उसको मार दिया गया है, ईरान के जितने भी टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको मार दिया गया है, और ईरान का जो सबसे सेफ न्यूक्लियर बेस था फोर्दो का,
उसमें भी बंकर बस्टर बम डाले गए। असेसमेंट करना मुश्किल है कि कितना डैमेज हुआ है, पर डैमेज हुआ है और इजराइल ऑलरेडी नेतांज को डैमेज कर चुका है। तो इनका फॉक्स न्यूज की अगर आप देखें तो उनके उनके हिसाब से, यानी अमेरिका में जो वो माइंडसेट या जो थिंकिंग या जो डिस्कशन वो फैला रहे हैं या जिसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो ये है कि भाई अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5-10 साल आगे और खिसका देना है, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार देने हैं, ईरान की टॉप जो है लीडरशिप जो है आर्मी की, उसको खत्म कर देना है। तो वो सारी चीजों में अमेरिका सक्सेसफुल रहा है, इजराइल सक्सेसफुल रहा है, तो अब आगे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये उनका माइंडसेट है, ये अमेरिका का एनालिसिस है, ये फॉक्स न्यूज का जो है ये उनका एनालिसिस है। परंतु आपका कहना एकदम सही है कि ये एक तरीके से ट्रंप की कमजोरी को भी दिखाता है। ट्रंप ने कभी नहीं सोचा था कि उनके अपने देश के अंदर में लोग जो है इतने भीषण रूप से जो है इनके इस फैसले का विरोध करेंगे। उनको लगा था कि उनकी इमेज जो है उभर के आएगी, परंतु जिस तरीके से अमेरिका के अंदर से आवाज उठ रही है, जिस तरीके से वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि हमला करने के पहले आपने कांग्रेस से जो है, कांग्रेस यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मिला के वहां पे कहा जाता है, आपने हमसे परमिशन नहीं लिया। किसी भी तरीके के अटैक के पहले आपको कांग्रेस से परमिशन लेना पड़ता है। तो ट्रंप साहब को लगने लगा कि कहीं मेरा इम्पीचमेंट ना कर दें लोग, ठीक है, इम्पीचमेंट के लिए कॉल ना करें। तो ट्रंप साहब ने ये सोचा नहीं था। ट्रंप साहब को तो लगा कि भैया मैं तो एकदम बढ़िया जो है ना, वो रैम्बो रॉकी टाइप मेरी इमेज जो है वो बनेगी कि देखो कितना डेयरिंग बात जो है हमारा कमांडर इन चीफ है और उसने हमला कर दिया और इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। अब ये रैम्बो और रॉकी वाली इमेज बनने के बदले ये इमेज जो है ये बन गई है इनडिसिप्लिन एक सन की बुड्ढे की, कि जो अपने मन से कभी भी कुछ भी कर लेता है, जो एक अमेरिका जैसी सशक्त डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, जो बाकी दूसरे देशों को डेमोक्रेसी के पाठ पढ़ाते हैं, जहां वो पढ़ाते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो स्वायत्ता से काम करते हैं और चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं देश की सत्ता के ऊपर में, शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए लीडर्स के ऊपर में। तो जो ये दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं, इन्होंने देखा कि ये तो हमारी देश जो है ये पाठ विफल हो रहा है। तो जो उग्र आवाज वहां पे सिविल सोसाइटी से उठ रही है, जो अपोजिशन से उठ रही है, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप साहब घबरा गए। उन्होंने सोचा नहीं था, उनको लगा था कि वाह मेरी इमेज जो है और 4 गुना चमक जाएगी, परंतु 4 गुना चमकने के बदले उनको बहुत ज्यादा प्रतिरोध का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ये भी एक कारण है कि ट्रंप साहब जो है उन्होंने सोचा कि भैया जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म किया जाए, खत्म हो जाएगा तो मेरे ऊपर ज्यादा गाज नहीं आ गया। आप सोचिए अगर ये कतार या सीरिया या कहीं पे अटैक हो और 1000-1500 अमेरिकी सैनिक मारे जाएं, तो आप सोचिए उसके बाद में ट्रंप साहब के खिलाफ किस तरीके की लहर अमेरिका में जाग सकती थी। उन सारी चीजों का असेसमेंट करके जो है अमेरिका ने सोचा, ट्रंप साहब ने सोचा कि इस चीज को अब यहीं समाप्त किया जाए। जी हिमांशु। चलिए देखते हैं राजीव जी आगे क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होगी, उसको लेकर बात करेंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि शांति हो, क्योंकि भारतवासी कभी भी युद्ध की पहल तो नहीं करते हैं, लेकिन अब युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच में और अमेरिका ने अब शांति की पहल की है, तो शांत हो जाएगा ये उम्मीद की जानी चाहिए। बाकी आगे जो भी होगा अपडेट 4 PM पर आपको मिलती रहेगी। दर्शकों हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।